हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अंजुम मलिक। आज हम ये कुछ सवाल आते हैं उनको पढ़ेंगे। देखो, उर्दू तदरीस में अर्जी नूसी कब शुरू करनी चाहिए। अर्जी नूसी मतलब प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन। तो पहली जमात में, चौथी जमात में, 12वीं जमात में या 10वीं जमात में। तो चौथी जमात में। पहली में तो हम बच्चों को करा ही नहीं सकते हैं। 12वीं में तो ये ज़रूरी होता है, 12वीं 10वीं में तो ये सीख जाना ज़रूरी होता है। तो हम चौथी जमात से शुरू करेंगे। कोई अहम बात या मद आपेश करने वाले बनवाने के लिए जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्जी नूशी। मतलब कोई अहम बात लिखते हैं हम, या कोई बात बनवाने के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना पत्र या अर्जी नूसी लिखते हैं। अर्जी नूसी अर्जी नूसी में किस बात का अर्जी नूसी में किस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाता है? अलक़ब व आदाब पर लिखने के तरीके पर। उर्दू तदरीस में खतूत निगारी का सिलसिला कब शुरू किया जाना चाहिए? शुरू की जमात में नहीं, कॉलेज की सतह से नहीं, चौथी जमात से हाँ, 10वीं से नहीं। तो हमें चौथी क्लास से खतूत निगारी, अर्जी नूसी ये शुरू करना चाहिए। तालबा की खतूत निगारी के लिए किस तरह तैयार किया जा सकता है? शौक़ व ज़ौक़ पैदा करने वाली गुफ्तगू, किताब के मुताले से, रिश्तेदारों की बातों से, अच्छे अनवानात तलाश करके। तो अच्छे अनवानात तलाश नहीं, रिश्तेदारों की बातों से कोई मतलब नहीं, किताबों के मतलब से कोई मतलब नहीं। बच्चे में शौक़ व ज़ौक़ पैदा करने वाली गुफ्तगू करके, मतलब बच्चों से ऐसी बातें करें। गुफ्तगू मतलब बातचीत करना। ऐसा करें कि वे खतूत निगारी के लिए तैयार हो जाए। तालबा इसी सूरत में ख़त लिख सकते हैं जब उन पर यह खसूसियत हो। तालबा मतलब बच्चा किस सूरत में लिख सकते हैं? जाती ज़ौक़ शौक़, बच्चे को अगर ज़ौक़ शौक़ होगा तो वह किसी भी सूरत में ख़त लिख सकते हैं। खतूत नूसी में अपने ख़यालात ज़ाहिर करने की तालबा में खूबी कैसे पैदा करनी चाहिए? रूप से लफ्ज़ बनवाकर, बातचीत और सवाल कर कवायद रटाकर, अलक़ाब सिखाकर। तो बातचीत और सवाल जवाब करके, इसमें सही है। मुकाम, आदाब, नफसी मज़मून, भेजने वाले का नाम, लिफाफे का पूरा पता किस में ज़रूरी होता है? ख़त में, कि हम ख़त लिख कर पहुँचाते हैं तो उस पर हम अपना पूरा नाम पता लिख कर पहुँचाते हैं। निजी ख़त में क्या लिखा जाता है? निजी मतलब खुद का, स्वयं का क्या लिखी जाती हैं? अपनी ज़ाती बातें या अपनी पर्सनल बातें निजी ख़त में लिखी जाती हैं। सरकारी ख़त में क्या लिखा जाता है? जब सरकारी ख़त लिख रहे हैं तो सरकारी दफ्तरों से ताल्लुक़ रखने वाली बातें, नौकरी की बातें, घरेलू बातें, वज़ीरों की बातें नहीं, घरेलू की बातें भी नहीं, नौकरी की सरकारी दफ्तर में नौकरी की बातें, सरकारी दफ्तरों से ताल्लुक़ रखने वाली बातें, तहन्नती ख़त में क्या लिखा जाता है? तहन्नती मतलब बधाई वाला जो कार्ड होता है, शादी वादी का मुबारक का कार्ड, शादी का कार्ड होता है, कोई फंक्शन का कार्ड होता है, उसे तहन्नती ख़त कहते हैं। इसमें मुबारक और नेक दुआएं लिखी जाती हैं। किसी अनमार पर अपनी मालूमात एक जगह जमा करके लिखना क्या कहलाता है? हम कोई अनवान पर अपनी मालूमात जमा करके लिखी जाती हैं तो मज़मून नूसी मतलब निबंध में ही तो हम किसी एक टॉपिक पर बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, उसकी सारी बातें लिखते हैं। तालबा को कौन सी जमात से मज़मून नूसी सिखानी चाहिए? तालबा को किस जमात से, मतलब तालबा को, बच्चे को किस जमात से मज़मून नूसी सिखानी चाहिए? निबंध किस क्लास से सिखाना चाहिए? पहली से नहीं, 12वीं से नहीं, तीसरी से हाँ, तीसरी से सिखाएंगे जब तक कि वो 10वीं 12वीं तक सीख पाएगा बच्चा। शुरुआत में तालबा से मज़मून नूसी किस तरह करानी चाहिए? कुछ जुमले लिखवाकर, नकल करवाकर, कुछ लफ्ज़ लिखवाकर, हरूफ से लफ्ज़ बनवाकर नहीं,
कुछ जुमले लिखवाकर, मतलब छोटे छोटे जुमले लिखवाकर तालबा को मजमून नूसी करानी चाहिए, की शुरुआत करानी चाहिए। बाकायदा तौर पर मजमून नूसी का सिलसिला कब शुरू किया जा सकता है? बाकायदा तौर पर मजमून नूसी मतलब निबंध का सिलसिला कब शुरू किया जा सकता है? चौथी जमात में। देखो 8वीं में आनी चाहिए, 12वीं में आनी चाहिए, 10वीं में आनी चाहिए, इन तीनों में तो पक्का आना चाहिए। तो अब चौथी जमात से बच्चे को सिखाने की शुरुआत करेंगे, तब तक ही वह ये बड़ी क्लासों में आ पाएगा। शुरुआत में तालबा से कौन सी मजमून नूशी करानी चाहिए? शुरुआत में बच्चे से कौन सा निबंध लिखवाने चाहिए? तवील मजमून नूसी, तवील मतलब लंबे निबंध, बयानिया मजमून नूसी, मुख्तसर मजमून नूसी, ख़याली मजमून नूसी। देखो तवील मतलब लंबे या बड़े निबंध, मुख्तसर मतलब छोटे निबंध, ख़याली मजमून मतलब ख़याल में आने वाले, ये लिखना चाहिए। मैं बयानिया मजमून, उसके दिमाग में जो आ रहा है उसी से शुरुआत करना चाहिए, अपने ख़याल नहीं बताने चाहिए। जो वह बयान करना चाहता है उसी मजमून नूसी, बयानी मजमून नूसी सिखानी चाहिए। मजमून नूसी का मौजू तय करते वक्त क्या ख्याल रखना चाहिए? मालूमात का होना चाहिए, लफ्ज़ों की मालूमात, तालबा में मौजू की दिलचस्पी, मौजू का रंगीन। देखो इसमें आगा मजमून नूसी का मौजू तय, मतलब बच्चे का मौजू में दिलचस्पी है कि नहीं। अगर दिलचस्पी होगा तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख सकता है। मजमून के लिए अपने ख़यालात लिखने से पहले तालबा से क्या काम लेना चाहिए? मजमून के लिए अपने ख़यालात लिखने से पहले बच्चे से क्या काम लेना चाहिए? कागज़ कलम देना चाहिए, ज़बान ख़यालात ज़ाहिर करनी चाहिए, मौजू पर मालूमात होनी चाहिए, अल्फाज समझा देना चाहिए। देखो अगर मजमून लिख रहा है कोई तालबा तो उसमें अल्फाज समझाने का कोई मतलब नहीं है, मौजू पर मालूमात होनी चाहिए। तो मौजू पर अगर कोई मौजू पर मालूमात हुई तो लिखे, ये नहीं सही है। कागज़ कलम देना चाहिए, ये भी गलत है। ज़बानी ख़यालात ज़ाहिर करनी चाहिए, मतलब मौजू लिखने से पहले हमें उसकी क्या ज़बानी ख़यालात मालूम कर लेनी चाहिए। मजमून नूसी में तमहीद का मतलब क्या है? तमहीद का मतलब क्या है? मतलब की बात लिखना, खूबसूरत अल्फाज लिखना, मुनासिब माहौल बनाना, ये सोच समझ के रहना। मजमून नूसी में तमहीद का मतलब है मुनासिब माहौल बनाना, इस तरीके से लिखा जाए कि पढ़ने वाले को वो माहौल सामने नज़र आए। मजमून के आखिर में किस तरह लिखना चाहिए? मजमून के आखिर में किस तरह लिखना चाहिए? मजमून का खुलासा होना चाहिए, मजमून की अच्छाई बुराई होनी चाहिए, मजमून की अहमियत होनी चाहिए, मजमून का तरीका सामने आना चाहिए। तो देखो इसका सबसे अच्छा आंसर ये है कि मजमून का खुलासा होना चाहिए। किस चीज़ पे मजमून लिखा है उसका क्या होना चाहिए? खुलासा। किस मौजू पर अपनी बात कहने के अंदाज में लिखना क्या कहा जाता है? किसी मौजू पर अपनी बात कहने के अंदाज में लिखना क्या कहलाता है? बयानिया मजमून। हम कोई चीज़ बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं तो बयानिया या बयान दे कहते हैं ना, बयान दिया, तो बयानिया मजमून। अदबी मजमून किसे कहते हैं? उस्ताज़ों पर लिखना, बुजुर्गों पर लिखना, घर के अफराद पर लिखना, अदबी मौजू पर लिखना। अदबी मजमून अदबी मौजू पर लिखे जाते हैं। इखलाक और किरदार बनाने वाले मौज़ूआत पर लिखे मजमून को क्या कहते हैं? इखलाक और किरदार बनाने वाले मौज़ूआत पर लिखे मजमून को क्या कहते हैं? इखलाकी मजमून, मुफीद मजमून, सबक आमूज़ मजमून, नेक मजमून। तो इखलाक पर लिख रहे हैं तो इखलाकी मजमून। इक्काई मजमून किसे कहते हैं? इक्काई मजमून किससे कहानी को कहते हैं? शायर अपने शेर में किसी बात की अच्छाई और बुराई ज़्यादा करे, जिसे अक्ल ना माने, उससे क्या कहते हैं हम? मुबालगा। जो शायर अपने शेर में किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई करे जो हमको हज़म ना हो, मतलब अकल ना मारे, हमारा दिमाग मारने को तैयारी ना हो, उस सिनत को क्या कहते हैं हम? मुबालगा।
शायर अपने शेर में किस बात की असलियत बयान किए बगैर कुछ बताए इस सिनत को क्या कहते हैं? हुस्न तालील। ये मैंने पढ़ा दिया है। पढ़ने से पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? हकीकत की ज्ञान पढ़ने से पढ़ने वाले को होती है। अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें क्या होती है? हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले को होती है, क्या होती है? हकीकत की जानकारी नहीं, सोची हुई बातों की जानकारी, लिखी हुई बातों की जानकारी, सही और गलत में इल्म। तो हमें लिखी हुई बातों की जानकारी, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो लिखी है तो उनकी बातों की क्या हो जाती है? हमें जानकारी हो जाती है। पढ़ना सीखने से क्या फ़ायदा होता है? पढ़ने सीखने से क्या फ़ायदा होता है? तरह तरह की मालूमात होती हैं। पढ़ाने पर बहुत तवज्जो और एहतियात की ज़रूरत क्यों होती है? पढ़ाना बहुत सादा अमल है? नहीं। पढ़ाना एक आसान अमल है? नहीं। पढ़ना नामुमकिन अमल है? नहीं। ऐसा कोई काम नहीं जो नामुमकिन हो। पढ़ाना एक उलझा हुआ अमल है, ये सही है। पढ़ाना एक उलझा हुआ अमल है। बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सिखाया जाता है। पढ़ाने के तरीक़ों को किस तरह तकसीम कर सकते हैं? तकसीम मतलब बांट सकते हैं। तो तकसीम इसमें मैंने ये अभी कल ही इसकी वीडियो डाली है। तरकीबी और तहलीली तरीका, मतलब पढ़ाने के तरीक़ों को बांट कर पढ़ाया जाता है। ये इसमें तरकीबी तरीक़ा में क्या किया जाता है? कम से ज़्यादा की तरफ चला जाता है, जज से कुल की तरफ, कुल से जज की तरफ, ज़्यादा से कम। तो देखो, ना तो कम से ज़्यादा ना ज़्यादा से कम। अब इन दोनों में तो इसमें आएगा जज से कुल की तरफ। तहलीली तरीक़ा में क्या किया जाता है? देखो, इस तरकीबी में तो जज से कम और तहलीली में कुल से जज की तरफ। जैसे जज से कुल की तरफ नहीं, कम से ज़्यादा की तरफ नहीं, कुल से जज की तरफ चला जाता है, ये सही है। पढ़ाने में जज से कुल की जानब चलने का मतलब क्या है? देखो, पढ़ाने में जज मतलब हम किस तरीके से पढ़ाते हैं? जज से मतलब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़। पहले हमने हरूफ शनासी पढ़ा, फिर लफ्ज़ साजी, फिर जुमला बनाने का तरीका। इसमें ही पहला सही है। पढ़ाने में कुल से जज की तरफ चलने वाला। देखो, जुमला अब उल्टा करेंगे। इसमें जुमले से कलमा, कलमा से लफ्ज़ और लफ्ज़ से हर्फ सिखाए जाते हैं। सोती तरीक़ा में कौन से हरूफ पहले सिखाए जाते हैं? हरूफ इल्लत सिखाई जाती हैं। सोती तरीक़े में हरूफ इल्लत मतलब जो अली, वे, ते जिनसे हमारी आवाज़ आए, आवाज़ों का पता चले, उसे हरूफ इल्लत कहते हैं और इस सोती तरीक़े में सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं। सोती तरीक़े में हरूफ इल्लत के बाद कौन से हरूफ सिखाए जाते हैं? नुक्ते वाले हरूफ सही मंतफी तरतीब से सिखाए जाते हैं, ये सही है। ये इसमें सही है। सोती तरीक़ा की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सोती तरीक़ा में सबसे बड़ी खूबी क्या है? हरूफ की आवाज़, मतलब सोती का मतलब आवाज़ ही होता है, तो इसमें हरूफ की आवाज़ के साथ शनाख्त जल्दी होती है, ये आंसर सही है इसका। सोती तरीक़े से तलब्ज़ के बारे में क्या होता है? सोती तरीक़ा मतलब तलब्ज़ मतलब उच्चारण सहित के बारे में क्या होता है? सही लफ्ज़ लिखना आ जाता है, सही जुमला लिखना आ जाता है, शुरू से ही सही लफ्ज़ बोलना आ जाता है। जो आंसर सबसे ज़्यादा सही लगे वही इसका आंसर है। सोती तरीक़े से क्या दिक्कत पेश आती हैं? जुमले से बनाने में वक्त आती है, लफ्ज़ में बनाने में वक्त आती है, एराब में जुमले बनाने में दिक्कत आती है, लफ्ज़ बनाने में दिक्कत आती है, एराब बनाने में दिक्कत आती है, मिली जुली आवाज़ के हरूफ सिखाने में दिक्कत आती है, ये सही है। लफ्ज़वारी तरीक़ा में क्या किया जाता है? तरकीब की बजाय तहलील से काम लिया जाता है। लफ्ज़वारी में क्या तरकीब की बजाय क्या लिया जाता है? तहलील से काम लिया जाता है। लफ्ज़ बारी तरीक़ा में पढ़ाया किस तरह जाता है? अल्फाज बनाकर सिखाया जाता है, एराब समझाए जाते हैं, उस्ताद जुमला बोलता है और फिर तालिब इल्म से पढ़वाया जाता है, ये सही है इसका। लफ्ज़ को बार बार बुलंद आवाज़ से पढ़ने की आदत डाली जाती है, ये कौन सा तरीका है?
ये कौन सा तरीका है? लफ्ज़बारी तरीका, मतलब लफ्ज़ को बार बार लफ्ज़ को बुलंद आवाज़ मतलब तेज़ आवाज़ में पढ़ाने की आदत डाली जाती है, उसको कौन सा तरीका कहते हैं? लफ्ज़बारी तरीका। बार बार लफ्ज़ दोहराने के बाद क्या किया जाता है? जुमले बनाए सिखाया जाता है, तब लफ्ज़ की अहमियत बताई जाती है, एराब समझाए जाते हैं, लफ्ज़ के हरूफ की आवाज़ें समझाई जाती हैं, लफ्ज़ की हरूफ की आवाज़ समझाई जाती हैं। ये सही है इसका। एराब की आवाज़ें समझाने के बाद क्या किया जाता है? एराब समझाए जाते हैं। जब हरूफ की आवाज़ें समझाने के बाद क्या किया जाता है? एराब समझाए जाते हैं, जुमले बनाए जाते हैं, लफ्ज़ की मदद से हरूफ और हरूफ की मदद से लफ्ज़ बनाना सिखाया जाता है। इसका आंसर ये है। लफ्ज़बारी तरीका, लफ्ज़बारी तरीके में शुरू ही से किस बात पर जोर दिया जाता है? लफ्ज़बारी में पढ़ाई जाने वाले मवाद को समझाने पर जोर दिया जाता है। ये आंसर है इसका। लफ्ज़बारी तरीके से पढ़ाए जाने वाले मवाद को समझाने से क्या फ़ायदा है? हरूफ की पहचान हो जाती है, लफ्ज़ बनाना जल्द आ जाता, तालिब इल्म में पढ़ने की दिलचस्पी लेता है। लफ्ज़बारी तरीके में लफ्ज़ को कुल हैसियत से पढ़ने का अमल कैसा होता है? हरूफ शनासी का बाहस होना, कवायद शनासी का बाहस होना, जुमला शनासी का बाहस होना, तालिब इल्म में दिलचस्पी का बाहस होना। तालिब इल्म में दिलचस्पी का क्या होना? बाइश होना। जुमलादारी तरीके में तदरीस किस तरह होती है? तहलीली अंदाज से, हरूफ शनासी से, तरकीबी अंदाज से या लफ्ज़ शनासी से? जुमलावारी तरीका तहलीली अंदाज से। जुमलावारी तरीका में क्या होता है? जज से कुल की तरफ आ जाता है, एराब समझाए जाते हैं, जुमले सिखाए जाते हैं, कुल से जज की तरफ चला जाता है, कुल से जज की तरफ चला जाता है। इसका आंसर ये है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं।